उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट टू यूज परफेक्टली साउंड एक्सट्रैक्टिंग टू द ट्रू फ्लैट सर्फेसेस ऑफ द palm, which opens the blood circulation, generally during metastatic picture for the conservation time of a room, which is people mind tracking, you know. देखो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ साहित्य कहते हैं लोग कि विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं हैं, और मिलते तभी है जब नदी सूख जाती है। लेकिन वो दो किनारे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो साहित्य हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, हम प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के अंग हैं, और सारी प्रकृति एक होती है, उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ये विभाजन जो है, ये साहित्य है, ये विज्ञान है, ये सोशियोलॉजी है, ये वकालत है, ये प्रोफेशनल है, आर्ट्स है, ये हमारे बनाए हुए सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये बनाई हुई लकीरें हैं। प्रकृति सारी एक है, और अगर हम पूरी प्रकृति को एक साथ देख नहीं पाएंगे, और हम भी उस प्रकृति के अंग हैं, उसी प्रकृति के हम भी अंग हैं, तो एक साथ हम पूरी प्रकृति को अगर देख नहीं पाएंगे और उसका अपने को उसके साथ आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये जो काल्पनिक लकीरें हमने खींची हैं वो फिर हमें विभाजित करती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने इस विषय को उठाया। सर, इसके पहले अपने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी माननीय राहुल जी अपने को बहुत अच्छी बातें बता करके गए, क्योंकि वो प्रशासन में हैं तो बहुत सारी जानकारियां उनको हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाषा एक बैरियर हो जाती है बहुत बार, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में ये बैरियर जो है वो छोटा होगा, क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके मुताबिक हम वर्नाक्युलर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी भाषाओं को प्रमोट कर रहे हैं। मैं इस दंश से बहुत बार गुजर चुका हूँ, इस भाषा के दंश से मैं बहुत बार गुजर चुका हूँ। विशेष करके IIT कानपुर में जब मैंने पढ़ने के लिए MSc में एडमिशन लिया था, तो यहाँ से पटना से BSc करके जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे अंग्रेजी बोलनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं बोल लेता था। लिखनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं लिख लेता था। पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं पढ़ लेता था। लेकिन एक काम तो मैं नहीं कर सकता, अंग्रेजी सुननी मुझे नहीं आती थी, और वो मैं नहीं ही सुन पाया। हमारे प्रोफेसर क्लासरूम में आने के बाद अंग्रेजी में वो क्या पढ़ा रहे, क्या बोल रहे होते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर का विज्ञान समझना और उसके अंदर का गणित समझना बहुत दूर की बात है। वो बोल क्या रहे हैं ये भी पता नहीं होता था हमें, और ऐसी ही परिस्थिति में मैंने पूरा सेमेस्टर गुजारा, और पूरा एक सेमेस्टर तो गुजरा ही गुजरा। उसके बाद जाकर थोड़ा थोड़ा सुनना का अभ्यास बना, और तब फिर पता चलने लगा ऐसा कुछ बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो समझ में आया। सुनना किसी दूसरी भाषा जिस पर अपनी महारत नहीं है, उस भाषा में होते हुए वार्तालाप को सुनना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा। क्योंकि जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, उसकी वो एक धारा प्रवाह उसकी बातें निकलती है,
पढ़ते समय किताब पढ़ते समय तो कोई बात नहीं है, जो वाक्य मुझे नहीं समझ में आता है उसको हम दोबारा चार बार पढ़ सकते हैं। अगर मुझे लिखना है, मेरे को आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे हैं, तो मेरी कलम थोड़ी रुकी रहेगी, फिर हम ढूंढेंगे शब्दों को, ढूंढ ढांड करके कुछ ना कुछ तो लिख ही डालेंगे। लेकिन वहां अपना कोई जोर नहीं है। वो अगर 1 मिनट में 20 वर्ड शब्द बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं 20 शब्द, वो मिस नहीं होने वाले, दोबारा मुझे सुनने का मौका मिलने वाला है नहीं। तो पूरी IIT कानपुर की जो हमारी शुरुआत की पढ़ाई है करीब साल भर की, वो इसी में से गुजरी है। और बड़े एक आश्चर्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक कुतूहल का विषय है कि भारतीय भाषाओं को प्रभावी बनाने के लिए जितनी योजनाएं बन करके उनके प्रपत्र आते हैं, वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। उसको कार्य रूप में कैसे परिणत करना है, इसके लिए जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कार्य योजनाएं बनती हैं, उसके अंदर में सारे जो विचार विमर्श होते हैं अधिकांश अंग्रेजी के अंदर होते हैं। जितने वो विद्वत जन उसके ऊपर समीक्षाएं करते हैं, उसके प्रभावों की गणनाएं करते हैं, वो सब भारतीय भाषाओं में नहीं होकर अंग्रेजी में होते। उनके जो किताबें छपती हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, वो सब अंग्रेजी में छपती हैं। कई सारी चीजें। सर एक हमारे वाइस चांसलर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, तो वो आप ही उनको प्रतिनिधि करेंगे उसका। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब जो यहाँ पर अभी शरीर उपस्थित हैं। बाकी लोग जो है वो आत्मा, आप मान सकते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ अभी भी है, हमें सुन रही है, हमें सुन रही है। एक बात जो कही गई, रिसर्च का विषय वैसे कल शायद मुझे लेने को कहा है आपने, लेकिन एक बात जो कही गई कि हम PhD तक में आकर के रिसर्च को रोक देते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना चाहिए। ये बहुत 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 मौलिक समस्या है। और मौलिक इस सेंस में नहीं है कि हमारे जो रिसर्च हो रहे हैं, जो PhD हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो शोध कार्य हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये मौलिक इसलिए है कि हम तो बचपन से वही सिखा करके चल रहे हैं। क्यों पढ़ाई करना? इम्तिहान देने के लिए पढ़ाई करना। क्यों पढ़ाई करना? स्कूल क्यों जाना? स्कूल के होमवर्क आकर के क्यों बनाना? तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बनाना। तो हमने बचपन से वही ट्रेनिंग दी है। हमें पढ़ना है किस लिए? नंबर लाने के लिए, परीक्षाओं में पास करने के लिए। वही तो संस्कार है ना। हमें रिसर्च करना है किस लिए? तो PhD का अंक पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यार्थियों को हमने PhD करा दिया। ये हमारा अंक पत्र है। वो जैसे हम कहते हैं ना 90% हमने नंबर लाया, हमने 97% नंबर लाया, 94% नंबर लाया, तो उससे हमारा आकलन होता है। तो जो रिसर्च करते हैं उसका भी उसी प्रकार का आकलन है कि हमने इतने पेपर पब्लिश कर दिए, हमने इतने लोगों को PhD करा दी, ये कर दिया। हमारा अपना भी जो हमारी पदोन्नति है वो उसके ऊपर आधारित है। तो होना ही है। उसके अंदर में क्या, वो बहुत मौलिक सांस्कृतिक समस्या है। उसका कोई सीधा इलाज नहीं है कि कट गया है तो वहां पर बोरोलिन लगा दो ठीक हो जाएगा। वो हमारे रक्त को शुद्ध करना पड़ेगा, वो हमारे रक्त प्रवाह को शुद्ध करना पड़ेगा। ये कट गया है तो बोरोलिन लगाने वाली समस्या नहीं है। ये हमारे संस्कृत, हमारे ज़हन के अंदर में ये शुरू से घुसा हुआ है कि हम पढ़ाई करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। उसके उद्देश्य पर हमने कभी विचार नहीं किया है, हमें उसकी तरफ प्रेरित नहीं किया गया है। हम पढ़ते क्यों हैं? अक्सर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कैटवर्ड है। ठीक है, अच्छी बात है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज,
लेकिन आपके हाथों में क्या इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुनर नहीं होना चाहिए कि हम इतनी महारत हासिल करेंगे जिस भी क्षेत्र में हम हैं कि जॉब क्या है, जॉब तो हमारे आगे पीछे घूमेंगे। जॉब के लिए हम पढ़ाई करें, जॉब के लिए हम पढ़ाई करें, ये तो बहुत छोटा टारगेट सेट हो गया, ये बहुत छोटे से टारगेट सेट हो गया। वह कोई टारगेट है, वो नंबर लाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाए इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सी जॉब मिल जाए इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो अपना टारगेट सेट करना है ना, वो थोड़ा सोच समझ के करना है। हर मनुष्य में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर में अनंत क्षमताएं होती है, अपार क्षमताएं होती है। और आप सोचो थोड़ा, जो यहाँ पर प्रोफेसर और लोग बैठे हैं, आप अपने कल्पना करो, एक छोटे बच्चे की कल्पना करो जिसको कि आप शुरुआत में जन्म के बाद से कुछ भी सिखाते नहीं हो। आप बना 6 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को कोई सिखाता है क्या? कोई भी कुछ भी सिखाता है क्या? आप शब्द बताते हो क्या? अंग्रेजी के 5 शब्द ये वाले याद कर लो, 5 फलों के नाम याद करो, 5 रंगों के नाम याद करो, उसका सिलेबस होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा बिना किसी सिलेबस के, बिना किसी के सिखाए हुए क्या क्या नहीं सीख जाता। जिस समय 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए वो तैयार होता है, स्कूल में जाता है, क्या उस समय उसको एक पूरी भाषा नहीं आती है क्या जो आप घर पे बोलते हैं? एक पूरी भाषा आती है कि नहीं? और आप जानते ना, एक भाषा सीखना कितना बड़ा काम होता है। इतनी भाषा की चर्चा हम लोग कर रहे थे कुछ देर। एक भाषा सीखना कितना बड़ा काम होता है। और हमारा हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा, वो एक भाषा 2 साल की उम्र के अंदर में बिना किसी के सिखाए हुए पूरी की पूरी सीखता है। कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन किसको बोलते, वो सीखता है। लाल, पीला, नीला, नारंगी, हर चीज उसको मालूम होती है। क्या छूने से गर्म लगेगा, क्या नहीं छूना है, क्या नहीं करना है, सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है, कैसे नहीं चढ़ना है, हर चीज उसको मालूम होती है। अपार क्षमताएं होती है मनुष्य के अंदर में, अपार क्षमताएं होती है, सीखने की अपार और अपने हुनर बढ़ाने की अपार क्षमताएं होती है। अगर हमने उसको भूल गए हैं या भुलवा दिए गए हैं और हमें ये सिखा दिया गया है कि आप तो कुछ कर सकते हो नहीं, आपको तो कुछ आता होता है नहीं, आप में तो कुछ करने की क्षमता है नहीं, आपको तो मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा तब आप समझोगे, और जितना मैं समझाऊंगा उतना ही आप समझ सकते हो मैक्सिमम। वो भी ध्यान से सुनोगे तो, और नहीं ध्यान से सुनोगे तो उतना भी नहीं समझोगे। उल्टा है, हम चक्कर उल्टा चला रहे हैं। हम जो उसकी क्षमताएं हैं उसको बढ़ा नहीं रहे अपने स्कूल कॉलेज सिस्टम में, उसको हम घटा रहे हैं। सोचने की क्षमताओं को हम घटा रहे हैं। क्या हुआ था शुरुआत वाले 2 साल 3 साल के अंदर में? क्या हुआ था? बच्चों ने अपने खुद से सीखा था, सेल्फ स्टडी की थी, है ना? किसी ने नहीं सिखाया था, कोई होमवर्क वर्कशीट नहीं दी गई थी, वो सारी सेल्फ स्टडी हो रही थी। और कैसे हो रही थी सेल्फ स्टडी? यहाँ क्या हो गया, वहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो घटनाएं देख देख करके, दुनिया में होने वाली घटनाएं देख देख करके और खुद से उसको समझ करके उसके रूल्स बना रहे थे।
वो बच्चे उसके रूल्स बनाते हैं, वो कई घटनाएं देख करके कॉमन रूल्स उसमें से निकाल लेते हैं और उस कॉमन रूल्स के आधार के ऊपर आगे की चीजें वो करते हैं। और हम अपने स्कूल कॉलेज के सिस्टम में हमने उल्टे सीधे टारगेट तय किए। सेमेस्टर सिस्टम है, इस सेमेस्टर का ये वाला सिलेबस है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जून जुलाई में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले सेमेस्टर का टॉपिक है, ये दूसरे सेमेस्टर का टॉपिक नहीं है। उस समय किताब बंद करके रख देना। आप देखो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हो गए यहाँ। क्लास 9th में आपको कहा जाता है कि मैकेनिक्स पढ़ लो, मोशन पढ़ लो, प्रेशर पढ़ लो, साउंड वेव्स पढ़ लो, ग्रेविटेशन पढ़ लो, थोड़ा हीट पढ़ लो, टेम्परेचर ये सब पढ़ लो। फिर आप 9वीं से जाते हो 10वीं। पानी लाया कर भैया। इन सब चीजों को ताले में बंद कर दो। अब ऑप्टिक्स पढ़ने का समय आया है। नहीं आ रहा वीडियो, अभी इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग अच्छा नहीं है, लाइटिंग अच्छा नहीं हो रहा। मैग्नेटिज्म पढ़ने का समय आया है। साल भर तक वो सब पढ़ना, ओम्स लॉ पढ़ना, फैराडे के लॉ के इंडक्शंस पढ़ना, ये सब काम करना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना, ये सब काम करना, लेंसेज पढ़ना, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप करना, फिर भी 11वीं में जाना, इन सबको फिर से पैक करना। इन सब ये सारे फैराडे और ओम और एम्पियर और गॉस जितने हैं ना, उन सबको कहो कि हो गया, बहुत हो गया, आप बैठिए। उन सबको एक किनारे में धकेल देना और फिर से न्यूटन को जिंदा करना ग्रेविटेशन के लिए। वहाँ पे वो नहीं रखना, जा तुम देखो फट जाएगा। अरे पहले 3 साल में मैं मालिक था कि मैं कब क्या पढ़ूंगा, किस दिन पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, कब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, कब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, कब मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, मैं मालिक था। और मैंने उस मॉडल में जी करके दिखाया 3 साल, जब तक कि आपने मुझे स्कूल में नहीं डाला, कि ये कितना सक्सेसफुल मॉडल था, ये कितना सक्सेसफुल मॉडल था। और आप इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों ने ब्लू टेक्सोनोमी, जाने पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े शब्द होते हैं, वो कॉग्निटिव साइंसेस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं शिक्षाविदों ने रखे हुए हैं। क्या मॉडल बनाया है। सब लोग परेशान है कि बच्चों के दिमाग से इम्तिहान का स्ट्रेस कैसे निकाला जाए। प्रधानमंत्री को खुद हर परीक्षा के पहले आना पड़ता है। प्रधानमंत्री को हर बार हर साल परीक्षा के पहले आ करके थोड़े हंसी मजाक करके और ये करके वो करके बच्चों को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या ये मॉडल बना लिया भाई। तो अपनी जो सारी पढ़ने की, सीखने की क्यों जरूरत है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। हमारा बच्चा तो कभी ये सोच करके नहीं सीखता था कि हम क्यों सीख रहे हैं। अब कुछ भी करो तो लोग पूछते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, कोई रिसर्च करो, बताओ कि हमने ये रिसर्च किया, तो लोग पूछेंगे अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अरे काहे का एप्लीकेशन, हमने कुछ नया किया, कुछ नया काम किया, कुछ नई बातें की, कुछ नए रिसर्च किए, कुछ नई चीजें निकाली, और एप्लीकेशन करने वाले करे, ना करने वाले ना करे, मेरा का काम हो गया। सीखने का अपना आनंद है ना। हमें बहुत मजा आ गया, हमने कुछ नया काम कर डाला, और उसके बाद क्या रिवीजन होगा, क्या वो जैसे ही आप बताओगे मैंने ये रिसर्च किया, अगला सवाल आने ही वाला है इसका एप्लीकेशन क्या होगा। प्रेस वाले पूछते, आपने ग्रेविटेशनल वेव का नाम सुना है? अभी थोड़े समय पहले ग्रेविटेशनल वेव की बड़ी चर्चा हुई। कोई 2 ब्लैक होल आसमान में पता नहीं कितने लाख बरस पहले कभी टकराए थे,
और कहते हैं कि उनके टक्कर के कारण से जो हलचल मची वहां पे, वो हलचल चलती 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 उतने लाख वर्षों के बाद धरती से होकर गुजरी। और हमारे वैज्ञानिक लोग सब पहले से तैयार बैठे थे। उनको पता था, महामहिम अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कह के गए थे कि जब ब्लैक होल टकराते हैं तो उसकी वहां से मची हलचल जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, सब तरफ फैलती है, तो धरती से भी गुजरेगी कभी न कभी। और धरती से अगर गुजरे तो क्या होगा धरती पे, इसके लिए वैज्ञानिक लोग पूरा दिन रात मेहनत करके उन्होंने गाना बनाया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो लंबाइयां हैं, जिस समय वो वेव गुजरेगी, ये वाली लंबाई छोटी हो जाएगी, वो वाली लंबाई बड़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कितनी छोटी हो जाएगी भाई? तो एक के ऊपर आप 25-30 बार 0 0 0 0 0 0 लिख दो, उतने में एक का परिवर्तन होगा। उतने में उतने सेंटीमीटर की कोई चीज हो तो वो 1 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी। इतना सा परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, हमारे भी जो एक से बढ़कर के एक जिद्दी वैज्ञानिक होते, वो तब कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे यंत्र बना लेंगे, उतना सा भी अगर परिवर्तन होने वाला है तो हम उसको नाप लेंगे। और ये है ताकत विज्ञान की और वैज्ञानिकों की। उन्होंने वैसा बनाया, वैसे यंत्र उन्होंने बनाए, लेबोरेटरी तैयार रखी, ऑल द टाइम ऑन, है ना? वो क्या, कौन सा कैमरा बोलते हैं? सीसीटीवी कैमरा, ऑल द टाइम ऑन। कभी भी कोई घुसा तो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा उसका। ऑल द टाइम ऑन करके कहीं तो कोई ब्लैक होल टकराया होगा, कभी तो कोई वहां से हलचल चली होगी, कभी तो हमारे यहां से गुजरेगी। और एक दिन आ गया, बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला।